हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइए और हमारे इस क्लास को अटेंड करिए। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टिश्यू के बारे में। ठीक है, टिश्यू क्या है, कैसे बनता है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल क्या की थी, क्लियर की थी। टिश्यू क्या था? विभिन्न कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? टिश्यू यानी कि ऊतक। ऊतक को पेशी जाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी जाल। और एक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। कितने प्रकार के ऊतक होते हैं बताइए? कितने प्रकार के पढ़े थे हम लोगों ने? 4 प्रकार के। कौन कौन से ऊतक पढ़े थे? उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और कौन? तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक हमने पढ़े थे। और क्या पढ़ा था? उपकला ऊतक भी 2 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे। कौन कौन से? कि सामान्य आच्छादक उपकला ऊतक और क्या? संयुक्त आच्छादक उपकला ऊतक। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? सामान्य आच्छादक उपकला ऊतक जो था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अंतर्गत जो सामान्य हमारा आच्छादक उपकला ऊतक है ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग को वही पढ़ना। क्या? सामान्य उपकला ऊतक के क्या? सामान्य आच्छादक उपकला ऊतक के भाग के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से आज अपना ये वाला टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। सामान्य उपकला ऊतक जो कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 5 प्रकार के। क्या लगभग? क्या कन्फर्म है कि 5 प्रकार के ही होते। कौन कौन से होते हैं? सल्की एपिथेलियम ऊतक, उसके बाद क्या होता है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक, फिर स्तंभी एपिथेलियम ऊतक, और क्या है? रोमाभी उपकला ऊतक। उसके बाद क्या है? रोमाभी उपकला ऊतक के बाद हमारा है ग्रंथिल उपकला ऊतक। ठीक है, तो 5 के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जो साधारण हमारा क्या है, साधारण उपकला ऊतक है, ये किससे बना? किससे बनता है? ऊतकों की कोशिकाओं के एक तह की तरह होती। क्या होती? ऊतकों की कोशिकाओं की एक तह की तरह होती है। कौन सी? सामान्य उपकला ऊतक। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि सामान्य उपकला सामान्य उपकला क्या है? कोशिका की रचना व आकृति के आधार पर एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? एपिथेलियम ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारा एपिथेलियम ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम। हम लोगों ने क्या देखा? पहला सल्की एपिथेलियम ऊतक। इसमें क्या होती है? देखिए, सल्क की तरह चपटी, बहुभुजी व मोजेक टाइल्स की तरह परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इसे खड़ंजी या फिर एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। खड़ंजी एपिथेलियम ऊतक भी इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं इसको खड़ंजी एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और देखिए इसका कार्य क्या है? हृदय, रुधिर व लसिका वाहिनी की गुहा के चारों ओर क्या करता है? आवरण बनाता है। और क्या करता है? फेफड़े का आवरण बनाता है। क्या करता है? फेफड़े का आवरण बनाता है। ओके, आवरण भी बनाता है फेफड़े का। इसके जो हमारा सल्की उपकला ऊतक है, इनमें क्या होता है? एक स्तर पाई जाती है। क्या होती है? कोशिकाएं एक ही स्तर पर पाई जाती हैं। और क्या होता है? इसके आधारित देखिए हम लोग उसका फिगर बना लेते हैं। क्या? सल्की उपकला ऊतक के कैसे होते हैं ये? एक सल्क की भात देखिए, मान लीजिए ऐसे भी होते हैं। ये हमारा उपकला ऊतक तो इस प्रकार सल्क की तरह एक दूसरे से ऐसे ऐसे क्या होते हैं? आपस में सटे रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इसको हम कहेंगे सल्की एपिथेलियम ऊतक। इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक होता है। मान लीजिए एक केंद्रक हो गया, ये अगर केंद्रक है यहाँ पे, ठीक है, अब बाकी जो ये सारे हैं ये क्या होंगी? ये सारी क्या होंगी बताइए? सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं होंगी सारी, जो हैं इधर से सारी लगी हुई हैं। ये सारी क्या होंगी? कोशिकाएं। किसकी? सल्की उपकला ऊतक की। ठीक है, और इसमें क्या एक चीज़ें बताई गई हैं कि एक खड़ंजी एपिथेलियम की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि खड़ंजी नहीं होता उस तरह से होता है। जैसे देखिए
अगर एस को माना जाए तो ये लगभग होते हैं इस तरीके से, ऐसे देखिए, चाहे उस तरीके से देखिए, चाहे इस तरीके से देखिए, इसलिए इसको खड़ंजी उपकला एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरीके से आए तो क्या, ये मोज़ेक टाइल्स की तरह भी होती है। ठीक है, क्या होता है, मोज़ेक टाइल्स की तरह। ये चीज़ पूछी गई कहाँ है, ये चीज़ देखिए, मोज़ेक टाइल्स भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। मोज़ेक टाइल्स ये बहुभुजी होती है, इसकी कई भुजाएं होती हैं। ओके, ये क्या पाई जाती है, फेफड़ों में, फेफड़ों के वायुकोशों में, नेफ्रॉन में, हेनले लूप में, ये सारी जगह क्या पाया जाता है हमारा। इसमें देखिए हर जगह होता है, हर एक भाग में यहाँ पे केंद्रक होगा, उसके बाद कोशिकाएं होंगी, केंद्रक होगा, कोशिकाएं होंगी, ये लगभग हर में होता है। मतलब एक समझ में आया कि हृदय में, रुधिर में लसिका वाहिनी की गुहा के चारों ओर आवरण बनाता है, फेफड़े का आवरण बनाता है कौन, हमारा सल्की एपिथेलियम ऊतक। सल्की एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। ठीक है, सल्की एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। ठीक है, ये पहला समझ में आया, सल्की एपिथेलियम। इसमें सल्क क्यों पाया जाता है, सल्क की बात इस पे क्या होती है, देखिए सल्क की तरह ही तो है। अगला हमारा देखिए जो सेकंड है सामान्य घनाकार एपिथेलियम ऊतक। सामान्य घनाकार एपिथेलियम ऊतक, इसमें क्या होते हैं, चौकोर पासे जैसी घनाकार कोशिकाओं से बना होता है। क्या होता है, चौकोर पासे जैसी घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है, जो कि वृक्क नलिकाओं के कुंडलित भाग में, आंतों की सिलियरी काय में एवं महीन श्वसनिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना बोर्ड में लिखा उतना मोर इम्पॉर्टेंट है, इतना ही ध्यान में रखेंगे। हमारे क्वेश्चन से यहीं से पेपर में क्या आएंगे, क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे पेपर में। चौकोर पासे जैसी घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है, और क्या होता है, वृक्क नलिकाओं के कुंडलित भाग, आंतों की सिलियरी का एवं महीन श्वसनिकाओं में पाई जाती है। क्या, सामान्य घनाकार एपिथेलियम ऊतक। देखिए थायराइड ग्रंथि, त्वचा की श्वेत ग्रंथि, लार्वा, अग्नाशय की नलिका में ये पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि सल्की एपिथेलियम ऊतक कैसे, इस सल्क पासा बना रहे ना कि पासा कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए पासा हमको बनाना हो तो पासा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा पासा, कैसे बनेगा पासा, ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे लगभग पासा बनता है ना इस तरीके से। ये पासे जैसे इसकी क्या होती है, संरचना होती है, किसकी, हमारी सामान्य घनाकार एपिथेलियम ऊतक की। ठीक है, चौकोर भी है, पासे जैसी भी संरचना है ना। इसमें इसका केंद्रक जो होता है गोल होता है, और इसमें एक आधारित झिल्ली भी लगी होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सामान्य स्तंभी एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, सामान्य फिर स्तंभी एपिथेलियम ऊतक। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा क्या है स्तंभी एपिथेलियम ऊतक, इसमें क्या होता है, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं लंबी होती हैं, आयताकार होती हैं, और क्या होती हैं, इनके बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार के श्लेष्म का श्रावण होता है। किसमें, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक में। इनको चूसक या फिर गोबलेट कोशिकाएं भी कहते हैं। देखिए चूसक और गोबलेट कोशिकाएं आ चुकी हैं पेपर, इसको ध्यान में देखेंगे। गोबलेट कोशिकाएं क्या है, ये जो हमारे पाचन तंत्र में, इसको हम पढ़ेंगे। ये पचे हुए तरल पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। कौन करता है पचे हुए तरल पदार्थों का अवशोषण, चूसक कोशिकाएं यानी कि गोबलेट कोशिकाएं। इसमें क्या होता है, इसमें इसी में शेषांकुर और रसांकुर होते हैं। शेषांकुर और रसांकुर का काम क्या पता है आपको, रसांकुर पाए जाते हैं जो भोज्य के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों के अवशोषण को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। कौन, ये गोबलेट कोशिकाएं। ठीक है, इतना तीन समझ में आ रहा है। देखिए चौथा हमारा रोमाभि उपकला ऊतक। रोमाभि जो होता है वो क्या है, वो देखिए जो श्वसनियों में हमारी श्वसनिकाएं जो हैं, अंडवाहिनी है, और क्या मूत्रवाहिनी है, मस्तिष्क है, गर्भाशयी नाल है, आदि की आंतरिक दीवार में पाए जाते हैं। आदि की आंतरिक दीवार में क्या पाए जाते हैं, हमारे रोमाभि उपकला ऊतक, क्योंकि रोग की तरह होते हैं ना,
जो क्या करते हैं, जो श्वसनिकाओं में रोई की भांति होती है हमारे ऊतक, वो क्या करते हैं, जो बाहर की धूल मिट्टी कण जाते हैं अंदर या फिर हानिकारक जीवाणु उस सारे को उसी में वो रोक लेते हैं, जिससे वो अंदर नहीं जाने पाते। ठीक है, ये सारी चीज़ें करती है। देखिए मूत्रवाहिनियाँ में भी ऐसे होती, मस्तिष्क में होते, गर्भाशय नाल में भी ये होते हैं, जिससे हमारे शरीर को ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगला क्या है, इनका बहाव एक ही दिशा में होता है। मतलब जो रुमाल लाए हैं, इनका जो बहाव एक ही, मतलब जो श्लेष्म पदार्थ होते हैं, इनका बहाव एक ही दिशा में होता है। ठीक है, ठीक है, समझ जाए ना। ये किसी भी हानिकारक पदार्थ को अंदर नहीं जाने, बीच में ही रोक लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। क्या होता है, इनके नष्ट हो जाने पर संबंधित नलिका का बहाव रुक जाएगा। मगर ये ऊतक नष्ट हो गए तो उस नलिका का बहाव भी क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने क्या देखे, चारों के चारों क्या देख लिए, सल्की एपिथेलियम, सामान्य घनाकार एपिथेलियम ऊतक, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक। कैसे स्तंभ, एक स्तंभ की तरह रहता है कैसे। ठीक है, मान लीजिए एक स्तंभ है, ये इसी तरह लगभग लगभग रहता है, जैसे पास से जैसी संरचना इसकी रहेगी, एक स्तंभ की तरह बना रहता है। कौन सा, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, ये है हमारा स्तंभी एपिथेलियम ऊतक। ओके, और ये सामान्य घनाकार एपिथेलियम ऊतक। रोमावी उपकला ऊतक, इसमें रोए की तरह संरचना होती है। ठीक है, जो हमारी श्वसनिकाएं, मूत्रवाहिनी, अंडवाहिनी, मस्तिष्क और क्या गर्भाशय नाल, इस सब में क्या होती है, मौजूद होती हैं। तो इतना चीज़ें समझ में आया, इतना चीज़ें समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। फिर अब क्या है, पांचवा हमारा क्या है, ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे हैं ग्रंथिल ऊतक। जो हमारा पांचवा है, पांचवा वो क्या है, ग्रंथिल ऊतक। अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्रंथिल ऊतक के बारे में। ठीक है, कि ग्रंथिल ऊतक क्या है। ठीक है, हम लोग का कम समय में कवर हो जाता है, नहीं तो अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे। ग्रंथिल ऊतक क्या होता है, ग्रंथिल ऊतक जो है, इससे क्या होता है, एक विशेष प्रकार का श्रावण होता है। इसे समझते हैं हम लोग, विशेष श्रावण होता है। ठीक है, ग्रंथिल ऊतक से एक विशेष प्रकार का क्या होता है, श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है, अगर पूछा जाए किसका श्रावण होता है तो ग्रंथि एक होती है। ठीक है, और ये जो ग्रंथि है, ये क्या, ग्रंथि अगर पूछा जाए किससे बनी होती है तो किससे, एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक, ऊतकों के वलन से, एपिथेलियम ऊतकों के वलन से बनी होती है। ठीक है, किससे, वलन से। ओके, अभी रुकिए, आप लोग को समझ में आता है, वो पहले लिख तो ले, फिर बनी होती है। मतलब एपिथेलियम जो इसका संबंध है, मान लीजिए इसका किससे हो जाता है, और वलन हम लोग देखते हैं। वलन क्या, वलन का अर्थ होता है मुड़ना, इसका अर्थ होता है मुड़ना। ठीक, और जो हमारा एपिथेलियम है, इसका संबंध अगर होता है, हम देखते हैं किससे होगा, किसी विशेष अंग से। संबंध किससे होगा, संबंध देखते हैं किसी विशेष अंग से, किसी विशेष अंग से इसका संबंध होगा। ठीक है, किसी विशेष अंग से इसका क्या हुआ, संबंध हुआ। और किसी से हम के इसको नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि। ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथि। उसके बाद नलिका युक्त ग्रंथि को और क्या कहेंगे, बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है,
जो हमारा एपिथेलियम ऊतक है इसका संबंध किससे, किसी विशेष अंग से भी होगा और किससे होगा, नलिका युक्त ग्रंथि से भी होगा। नलिका युक्त ग्रंथि मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि। देखिए जो नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम क्या होती है, एंजाइम लाइपेज और एमाइलेज का स्रावण करती है। क्या करती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियाँ जो हमारी होती हैं, या अगर इसको पूछे जाए किसका स्रावण करती हैं, तो जो इससे जो एंजाइम निकलता है, हम लोग देखते हैं एंजाइम अगर पूछा जाए तो क्या एंजाइम होता है, अमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज व एमाइलेज दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है, हम लोग अगर देखते हैं कि जो होता है, जो हमारा ग्रंथिल ऊतक है, यदि कोई ऊतक इस प्रकार से वलित होता है, देखते हैं, यदि कोई ऊतक इस प्रकार से वलित होता है, क्या होता है, इस प्रकार से वलित होता है जिसका संबंध किससे हो, वलित होता है जिसका संबंध जिसका जो संबंध संबंधित अंग से ना होकर, क्या होता है, जिसका संबंध संबंधित अंग विशेष से, संबंधित अंग विशेष से संबंधित अंग विशेष से रह जाता है। विशेष से रह जाता है उसे नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। जाता है उसे नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो पता चला नलिका युक्त ग्रंथि किसे कहते हैं, ठीक। अब देखिए नलिका विहीन ग्रंथि पता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, नलिका विहीन ग्रंथि होती है, और नलिका युक्त ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। अगर देखा जाए कि जो है अगर नलिका अंतःस्रावी ग्रंथि के, तो ये लोग तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फिर से ना, जब ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन देखते जो ऐसा वलित ऊतक क्या होता है जिसका संबंध किसी अंग विशेष से नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इसको भी लिख ले, क्या लिख लेते हैं, ऐसा वलित ऊतक, ऐसा वलित ऊतक जिसका संबंध संबंधित अंग विशेष से ना रहे, उसे क्या कहेंगे, उसे नलिका विहीन ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नलिका विहीन। ऐसा वलित ऊतक जिसका संबंध किसी अंग विशेष से नहीं होता उसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। और नलिका विहीन ग्रंथि को और क्या कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, ठीक है।
इसे क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे कि ये किसका हार्मोन्स का श्रवण करते हैं, ये क्या करते हैं? हम देखते हैं ये किसका श्रवण करते हैं? ये हार्मोन्स का श्रवण करते हैं, हार्मोन्स का श्रवण। क्या करेंगे? हार्मोन्स का श्रवण करेंगे। ठीक है, जैसे कौन सा? पीयूष हार्मोन, थायराइड है, पीयूष ग्रंथि हुआ, थायराइड में क्या करेंगे? हार्मोन्स का श्रवण करेंगे। ठीक है। कौन सा? ये चीज़ें समझ में आई। जैसे कि देखिए ग्रंथिल ऊतक क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ग्रंथिल ऊतक क्या है। ग्रंथिल यानी कि ग्रंथि से मिलकर बनता। क्या होता है? ग्रंथि से। ग्रंथिल उपकला ऊतक जो होता है वो क्या होता है? इनकी जो इन ऊतकों की कोशिकाओं का आकार स्थान के अनुसार अलग अलग होता है। हम लोग देखें ना, स्थान के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। जैसे क्या होता है? एक स्तरीय कोशिकाएं होते हैं उपकला ऊतक में, स्तन ग्रंथियों में, लाल ग्रंथियों में, वायु कोश में, थायराइड ग्रंथियों में, सब में पाए जाते हैं। हम लोग क्या, जो ये हमारे ग्रंथिल उपकला ऊतक दो प्रकार से अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी होते हैं। अंतःस्रावी को क्या कहेंगे? अंतःस्रावी को क्या कहेंगे बताइए? नलिका विहीन ग्रंथि। और जो बहिर्स्रावी होंगे उनको नलिका युक्त कहेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या किसमें आती है? ग्रंथिल ऊतक में। जो ग्रंथिल, इसमें क्या होता है? विशेष श्रावण होता है। ग्रंथिल ऊतक अगर पूछे ग्रंथिल ऊतक, इसमें विशेष श्रावण होता है ग्रंथियों का। ठीक है, नलिका विहीन नलिका युक्त ग्रंथियों का श्रावण होता है। एपिथेलियम ऊतक से वलन से बनी होती, मतलब एपिथेलियम ऊतक जब मुड़ जाती हैं तो उससे इनका निर्माण होता है। इनका संबंध किसी अंग विशेष से संबंध होगा। इसे नलिका युक्त ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या करेंगे? एंजाइम और लाइपेज का श्रावण करेंगे। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, नलिका युक्त ग्रंथि हैं, ये हार्मोन्स का श्रावण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? नलिका युक्त ग्रंथि। हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? अपना जो एपिथेलियम होता है सामान्य आच्छादक, इसमें इसको हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। अब अगला हमारा क्या? अगला पढ़ें, जो क्या है? संयुक्त आच्छादक। जो हमारा क्या है? संयुक्त आच्छादक ऊतक, इसको क्या कहेंगे? इसको भी पढ़ें। इसमें मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। देखिए हमारी दो प्रकार की ग्रंथियाँ तो हो गई, एक ग्रंथि और होती है, हम लोगों ने देखा नहीं, एक ग्रंथि और होती है ना। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि होती हैं। देखिए हम लोगों ने नलिका युक्त बहिर्स्रावी ग्रंथि देख लिया। मान लीजिए ये क्या है? ये है, पहला है नलिका युक्त ग्रंथि, यानी कि नलिका युक्त क्या कहेंगे? बहिर्स्रावी। ये है हमारा बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक, इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम। और एक देखिए जो दूसरा हमारा है, इसको क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे क्या निकलता है? हार्मोनी नलिका विहीन ग्रंथि। और एक हमारा और आता है, उसको हम लोग कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि। क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मुझे मिश्रित ग्रंथि पता है क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि, देखिए इसमें हार्मोन्स और क्या? एंजाइम दोनों का श्रावण होता है। क्या होता है? देखिए मिश्रित ग्रंथि जो होता है, इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण होता है। ठीक है, एंजाइम दोनों का क्या होता है? श्रावण होता है। इसलिए ग्रंथियों के जो प्रकार होते हैं, इस जिससे अगर हम लोग उदाहरण देखना चाहें कि अगर इन दोनों क्या उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइम, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है? हमारा अग्न्याशय। क्या? अग्न्याशय जो है वो क्या है? मिश्रित। अगर पूछे जाए अग्न्याशय क्या है, तो अग्न्याशय हमारा होगा मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? पहला देखा क्या? वो कौन सा ग्रंथि? हमारा नलिका युक्त। दूसरा क्या है? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन्स। तीसरा क्या है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में क्या निकलेगा? हार्मोन्स और एंजाइम दोनों। ठीक है, इसमें क्या निकलेगा? एंजाइम। और दूसरे में क्या निकलेगा? हार्मोन्स। और मिश्रित ग्रंथि में दोनों निकलेगा। उसका उदाहरण क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय इसका उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। ओके,
हमने इस तीनों तो पढ़े ले। अब अगर पूछा भी जाए कि ग्रंथियों के कितने प्रकार, तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। देखिए हम लोग एक पॉइंट करके लिख लेते हैं, ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं। ग्रंथियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। अगर कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? पहला होगा अंतःस्रावी। अंतःस्रावी को क्या कहेंगे? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि। ये क्या श्रावण करेंगे? हार्मोन्स। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या होगा? बहिर्स्रावी को क्या कहेंगे? नलिका युक्त ग्रंथि। नलिका युक्त ग्रंथि। ठीक है। नलिका ये क्या श्रावण करेंगे? एंजाइम का। और तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा? बताइए? मिश्रित ग्रंथि। और अगर पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि क्या श्रावण करेंगे, तो मिश्रित ग्रंथि हार्मोन्स प्लस एंजाइम का श्रावण करेंगे। ठीक है। समझ में आया सभी को? ये सारा हमारा क्या हुआ है? कंप्लीट हो गया। क्या एपिथेलियम तक हमारा जितने भी थे क्या होते, सब श्रावण सब के सब क्या हुए? कंप्लीट हो गए। ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आई सबके? देखिए अगर सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी बारे में कोई भी चर्चा करनी हो तो प्लीज़ हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहा करिए। लाइव सेशन हमारा डेली शाम 7:30 से 8:30 तक का लाइव सेशन होता है, जिसमें हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और अपने पेपर को देखते हुए क्या करते हैं, कवर भी करते हैं। ठीक है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे या फिर लाइव सेशन में हमसे लाइव जुड़ के उस चीज़ को पूछ भी सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब भी करना करिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे कल नए पार्ट के साथ। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।